एक हमास के ऑफिशियल ने ट्विटर के साथ बातचीत में कहा है कि अभी तक जो गाजा सीज़ फायर की जो कायरो में बातचीत हो रही है उसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली है। ये जो सीज़ फायर टॉक है ये इस समय इजिप्ट की कैपिटल कायरो में चल रही है। उसमें इसराइल ने अपना डेलीगेशन भेजा है, साथ में कतर, यूनाइटेड स्टेट और हमास ने भी अपना डेलीगेशन भेजा है। तो ये बहुत हाई लेवल निगोशिएशन हो रही है और इस संडे के दिन ये शुरू हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर एक दिन की बातचीत में अभी तक कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। हालांकि जो इजिप्ट स्टेट एफिलेटेड अल कायरा न्यूज़ टीवी के चैनल के कुछ सोर्सेस की तरफ से ये खबर मिली है कि कुछ प्रोग्रेस हुई है। हालांकि वो अभी किस बात को लेकर प्रोग्रेस हुई है इसके बारे में भी कंफर्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमास का जो डेलीगेशन है उसने ये कहा है कि इसराइल जो उसकी पुरानी डिमांड है उसी में अड़ा हुआ है। जैसे कि इसराइल ने पहले कह दिया कि हम कोई भी सीज़ फायर तब करेंगे जब हमास सब हॉस्टेजेस को छोड़ेगा, उसके बाद ही सीज़ फायर होगा। जबकि हमास का कहना ये है कि हम सभी हॉस्टेजेस को तब छोड़ेंगे जब आप यहाँ पर परमानेंट सीज़ फायर करोगे। कहने का मतलब ये है कि जो इसराइल है वो कुछ हफ्तों के लिए सीज़ फायर करना चाह रहा है, जबकि जो हमास है वो परमानेंट सीज़ फायर के लिए मांग कर रहा हो। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आज बयान में ये कहा है कि हम कोई भी सीज़ फायर तभी करेंगे जब सारे हमारे हॉस्टेजेस छूट के आ जाएंगे और साथ में हम कुछ ही हफ्तों के लिए सीज़ फायर करेंगे। हमास के पास हॉस्टेजेस है लगभग 140 हॉस्टेजेस हमास ने भी उनको गाजा के अंदर छुपा के रखा हुआ है। हमास का कहना ये है कि इन हॉस्टेजेस को हम फेज़ वाइज छोड़ेंगे। जैसे कि डील के हिसाब से जो फर्स्ट फेज़ होगा उसमें हम लगभग 40 से 50 हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे, बदले में जो इसराइल है वो अपनी सेना को गाजा से हटाना शुरू कर देगा। उसके बाद अगर इसराइल गाजा से अपनी सेना पूरी तरीके से हटा देगा तो हम बचे हुए 80 हॉस्टेजेस को भी छोड़ देंगे। इसराइल इस बात से सहमत नहीं है। उसने कहा है कि हम 6 हफ्तों के लिए सीज़ फायर रोकेंगे, आपको ये जो जितने हॉस्टेजेस है 140 वो सब छोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद इसराइल ने साफ साफ कह रखा है कि वो गाजा में फिर से एक्शन करेगा, क्योंकि इसराइल का यहाँ पर ऑपरेशन जो है उसका मकसद यही है कि हमास को ख़त्म करना। जब तक हमास ख़त्म नहीं होगा तब तक इसराइल का ऑफेंसिव ख़त्म नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसराइल हमास की डिमांड नहीं मानेगा, क्योंकि हमास भी उसको अपना अगर अस्तित्व बचाना है तो वो तो परमानेंट सीज़ फायर की डिमांड करेगा ही। तो दोनों का जो गोल है, दोनों का जो स्टांस है, चाहे वो इसराइल हो या हमास हो, बहुत अलग है एक दूसरे से। हमास अपना अस्तित्व बचाना चाह रहा है, जबकि जो इसराइल है वो हमास का अस्तित्व ही ख़त्म करना चाह रहा है। तो इस वजह से अभी तक ये जो डील कराने की जो कोशिश कायरो में चल रही है इसको सफल होना बड़ा मुश्किल है। निकारागुआ जो एक साउथ अमेरिका का देश है उसने जर्मनी को यूनाइटेड नेशन टॉप कोर्ट ICJ वहाँ पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। अभी कल के दिन ICJ में शुरू हो जाएगी कार्रवाई। उसमें जर्मनी को ले जा रखा है निकारागुआ, और निकारागुआ का कहना ये है कि जर्मनी इस समय इसराइल को जो मिलिट्री हेल्प दे रहा है उससे इसराइल वार क्राइम कर रहा है, तो जर्मनी तुरंत ही मिलिट्री हेल्प को रोके। और साथ में जर्मनी ने जो UNRWA की फंडिंग बंद करी हुई है वो फंडिंग को जर्मनी बाहर करे। तो ये केस की सुनवाई कल होगी, उसमें जर्मनी के जो वकील है वो अपना पक्ष रखेंगे सामने। लेकिन निकारागुआ जर्मनी को क्यों लेके गया, एक सवाल ये है। बाकी भी देश थे, अमेरिका भी था जो कि इसराइल को वेपन भेज रहा है, UK भी भेज रहा है और कई देश हैं जो इसराइल को वेपन भेज रहे हैं, लेकिन निकारागुआ जर्मनी ही को लेके क्यों गया, एक ये सवाल है जिसका अगर हमें आंसर जानना है तो हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। जब ये ह्यूमन राइट रूल बन रहे थे तो उसमें जर्मनी की बड़ी भूमिका थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ह्यूमन राइट काउंसिल जब बन रही थी तो उस समय जर्मनी उसका फाउंडिंग मेंबर था। तो जर्मनी जहाँ पर भी ह्यूमन राइट की बात होती है जर्मनी खुल के अपनी बातें रखता है, चाहे वो यूक्रेन में हो या फिर दुनिया के दूसरे इलाके में जहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। लेकिन जहाँ तक इसराइल की बात है, इसराइल भी ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, लेकिन जर्मनी इसमें खामोश है पिछले 6 महीनों से, और वो इसराइल की आलोचना करने से बच रहा हो। तो इसी को लेकर निकारागुआ जर्मनी को लेकर क्या, उसने कहा जर्मनी अपने आप को बड़ा उच्च स्तर में रखता है जब ह्यूमन राइट की बात आती है, लेकिन इस लड़ाई में वो चुप क्यों है। तो फिलहाल इसकी सुनवाई जो ये कल होगी और उसमें दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, जर्मनी भी रखेगा और निकारागुआ के जो वकील है वो भी अपना पक्ष रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ इन्होंने मंडे को कहा है कि इसराइल ने अभी तक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। कुछ दिन पहले WCK वर्ल्ड सेंटर किचन उसके कन्वाई के ऊपर हमला हुआ था गाजा के अंदर,
और उसमें 7 लोग मारे गए थे उस एनजीओ से। तो उसमें 7 लोगों में से एक ऑस्ट्रेलिया का नागरिक भी था, एक महिला थी ऑस्ट्रेलिया की जिसका नाम था जोमी फ्रैंकोम, वो भी मारी गई थी। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसराइल से जवाब मांगना शुरू कर दिया कि आप बताइए आपने अटैक क्यों किया सिविलियनों के ऊपर, जो ये एनजीओ के मेंबर थे जो यहाँ पर सप्लाई भेज रहे थे, आपने उनके ऊपर स्ट्राइक क्यों किया। तो इसराइल ने उसने अपनी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश कर दिया और उसमें उसने बताया कि गलती से अटैक हो गया और रात का समय था, हमको जो लोगो इस गाड़ी में लगा हुआ था WCK का वो दिखाई नहीं दिया और गलती से हमने गलत फहमी में आके ये स्ट्राइक हो गया हमसे। और जो 2 सीनियर ऑफिसर जो स्ट्राइक को कमांड दे रखा था जिन्होंने, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। इस रिपोर्ट से कई देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सहमत नहीं है। उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग, उन्होंने भी कहा है कि जो ये रिपोर्ट है ये इसमें अभी कई सवाल है जिसका आंसर अभी तक नहीं मिले। जैसे कि जो इसराइल आर्मी है क्या वो नाइट विज़न गूगल का इस्तेमाल नहीं करती है। जैसे कि स्ट्राइक अगर उनको रात को करना है तो उसके लिए पहले उनको नाइट विज़न, ज़्यादातर जो मिलिट्री है उनके पास ये सुविधा उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है इसराइल के पास भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। तो इसराइल ने क्यों स्ट्राइक करने से पहले नाइट विज़न का सहारा क्यों नहीं लिया उसने। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब ये जो कन्वॉय था उसने अपनी पूरी डिटेल बता दी थी कि हम इस रास्ते से जा रहे हैं, हमारी गाड़ी निकल चुकी है, ये सारी जानकारी IDF को बता दी गई थी। इसके बावजूद भी इसराइल आर्मी ने इस कन्वॉय के ऊपर अटैक किया, तो भी एक सवाल है। फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कई सवाल है जो अभी तक इसराइल ने अभी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया है जिसका, और उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर इसराइल आगे भी इस इन्वेस्टिगेशन को गहराई से इसकी ओर नहीं चलाता है तो क्या ऑस्ट्रेलिया क्या कदम लेगा, कुछ क्या वो सैंक्शन लगाएगा इसराइल के ऊपर। इस बारे में उन्होंने अभी चुप्पी साधी हुई है। इसराइल ने साउथ गाजा से अपनी जो बटालियन है उनको हटाना शुरू कर दिया। अब केवल एकमात्र बटालियन साउथ गाजा में, और अब लोग जो रफ़ा में रुके हुए थे उन्होंने शरण ले रखी थी पिछले 4-5 महीनों से, अब वो वापस अपने घर लौटने लग गए। खान यूनिस वो जाने लग गए। खान यूनिस में जब वो जा रहे तो उनको अपना घर जहाँ पर उनका छोड़ के गए थे, तो अब वो घर उनको टूटा फूटा दिख रहा है। कुछ लोगों ने मीडिया से बात की जिसमें उन्होंने अपना दुख को जाहिर किया कि वो अपने घर को जब छोड़ के गए थे तो उनका घर बिल्कुल सही कंडीशन में था, लेकिन अब इतना टूट फूट गया है कि अब वो अपने घर को भी पहचान नहीं पा रहे। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा घर मात्र नहीं टूटा है बल्कि मेरा जो पड़ोसी का घर है वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। इसराइल ने बड़े पैमाने बमबारी की है गाजा के इलाके में, और चाहे वो नॉर्थ गाजा हो, सेंटर गाजा हो, साउथ गाजा हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर बमबारी नहीं हुई होगी। और एक रिपोर्ट भी आई थी UN की तरफ से जिसमें बताया गया था कि गाजा में टोटल बिल्डिंगों में से 33% बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है स्ट्राइक की वजह से। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती और सिप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोगोलियस, इन्होंने बातचीत की है आज के दिन, और इनकी जो बातचीत है वो माइग्रेंट को लेकर है। इस समय लेबनान में लगभग 2 मिलियन सीरियन रेफ्यूजी है। ये जो रेफ्यूजी है वो पिछले कुछ दिनों से लेबनान को छोड़ के वो सिप्रस की तरफ जा रहे हैं, जो कि लेबनान से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इसी समस्या को लेकर जो सिप्रस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है सिप्रस के, निकोस क्रिस्टोडोलियस, वो आज लेबनान पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा लेबनान प्राइम मिनिस्टर से कि आपको इन लोगों को रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश में ये जो इमिग्रेंट आ जाएंगे बड़ी पैमाने में। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जब से लड़ाई शुरू हुई है हमारे पड़ोस में, तो हमको काफ़ी नुकसान हुआ है, और हम यहाँ पर जो मैरीटाइम में हमने जो सिक्योरिटी लगा रखी थी अब वो काम नहीं कर पा रही है, अब वो कमज़ोर हो चुकी है। तो इस कारण हम ये जो रेफ्यूजी है अब इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पिछले 1-2 महीने से बड़े पैमाने में जो सीरियन रेफ्यूजी वो सिप्रस पहुँच चुके हैं, और ये बहुत बड़ा खतरा है सिप्रस को, और सिप्रस की जो गवर्नमेंट है उस इस चीज़ को जाहिर सी बात है वो इजराइल के सामने भी रखेगी आने वाले समय में, और कोशिश ये करेगी कि जो लेबनान का इलाका है उसका जो टेरिटोरियल वाटर जहाँ से ये माइग्रेंट सवारी में निकलते सिप्रस की तरफ, उसको कम से कम कंट्रोल लेबनान के अंदर लाया जाए। यूरोपियन यूनियन ने रेड सी के इलाके में एक मिशन भेज रखा है जिसका नाम है एस्पेडाइस। इसको ग्रीक का नाम है ये, इसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो सील्ड। तो ये जो उसका यू द्वारा ये जो मिशन है रेड सी के इलाके में ये पेट्रोलिंग करने के लिए भेजा गया है। रेड सी के इलाके जो यहाँ पर यमन का इलाका पड़ता है वहाँ पर हाउती जो ग्रुप है वो पिछले
3-4 महीनों से रेड सी के इलाके से जो शिप निकल रही है, कार्गो वेसल्स, उनको निशाना बना रहे हैं और उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने अपने देशों की जो शिप है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये पेट्रोलिंग यहाँ पर शुरू कर रखी है, जिसमें अभी तक लगभग केवल मात्र 4 वेसल्स भेजी गई है यहाँ पर सेना की तरफ से। ईयू की तरफ से अभी तक 4 वेसल्स के द्वारा ये पेट्रोलिंग की जा रही है, जो कि बहुत कम है। ये रेड सी का इलाका बहुत ही ज़्यादा विस्तार है, इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये, तो केवल 4 वेसल से इसको पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल काम है। तो आज जो ये यूरोपियन नेवल मिशन के जो कमांडर है, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर जो वेसल्स है, पेट्रोलिंग वेसल्स, उनको बढ़ाएंगे, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम यहाँ पर हमारा जो पेट्रोलिंग है वो ढंग से नहीं हो पाएगी। अभी इसके अलावा अमेरिका ने भी यहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए अपनी शिपें भेजी हुई है, लेकिन अमेरिका यहाँ पर उसका जो मिशन है वो ड्यूल पर्पस से भेजा गया है उसने। एक तो अपने शिप को एस्कॉर्ट करता है, दूसरा वो यहाँ पर हाउती के जो टारगेट है उनको हिट भी करता है। तो अमेरिका का ड्यूल पर्पस है यहाँ पर। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन का जो यहाँ पर वेसल्स है, उनका कोई वारशिप से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो हाउती के ऊपर कोई अटैक नहीं करते, बल्कि वो हाउती की तरफ से अगर कोई अटैक होगा तो उसको वो रोकते, उसको वो हवा में ख़त्म कर देते। वो उनका काम टारगेट करने का नहीं है, वो केवल अपनी शिपों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भेजे गए। इस समय यूके गवर्नमेंट में 2 फाड़ होते हुए दिख रहे। एक भाग जो जिसका हेड डेविड कैमरन है, वो पिछले कुछ दिनों से इज़राइल की काफ़ी आलोचना कर रही है, क्योंकि इज़राइल ने जब स्ट्राइक किया था WC के कन्वॉय में, तो उसमें 7 लोग मारे गए थे, उसमें से 3 ब्रिटेन के नागरिक थे। तो उसके बाद ब्रिटेन सरकार के जो फॉरेन सेक्रेटरी है डेविड कैमरन, उन्होंने कड़े शब्दों में इज़राइल की आलोचना की थी, और उन्होंने इज़राइल को कहा था कि आपको अपने लड़ाई लड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको इस तरह से आप खुलेआम किसी गाड़ी में हमला नहीं कर सकते हो। लेकिन एक दूसरा धड़ा ऐसा भी है जो कि इज़राइल को अभी भी सपोर्ट देना चाह रहा है। उसमें ब्रिटेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डॉर्डन वो है, उन्होंने जैसे आज इंटरव्यू कहा था, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इज़राइल को हम बहुत ऊंचे दर्जे में हम डालना चाह रहे हैं, यानी कि हम ऐसा समझना चाह रहे हैं कि इज़राइल कुछ ना करे, वो किसी भी सिविलियनों को ना मारे या किसी भी व्यक्ति को ना मारे। ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लड़ाई का समय, और लड़ाई के समय में सिविलियन लोग मर जाते हैं, गलती से मर जाती है, या किसी भी गलतफहमी हो जाती है, तो इज़राइल हो जाता है, इज़राइल से गलती हो गई है, तो इसमें हम इज़राइल को उसको दबाव बनाएंगे कि वैसा ना करे, लेकिन ऐसा हो जाता है, गलती हो जाती है लड़ाई में। अभी एक मुद्दा और है ब्रिटेन में जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, वो है जो आर्म सेल ब्रिटेन की गवर्नमेंट इज़राइल को कर रही है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी ब्रिटेन सरकार को, वो रिपोर्ट कुछ सीनियर जो जुडिशियल ऑफिसर है उन्होंने पेश की थी। उस रिपोर्ट में आर्म सेल्स को लेकर कुछ उनके विचार थे। माना जा रहा है कि उस रिपोर्ट में इन जुडिशियल ऑफिसर्स ने कहा था कि इज़राइल को आर्म सेल बंद होनी चाहिए, क्योंकि इज़राइल वार क्राइम कर रहा है गाजा में। अभी वो रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा गया, उसको पब्लिक के सामने ना पेश किया गया, ना पार्लियामेंट के सामने रखा गया उसे। जो लेबर लीडर केयर स्टारमर वो मांग कर रहे कि ये रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखा जाए और इसमें चर्चा की जाए, लेकिन ब्रिटेन सरकार अभी इसको ना पार्लियामेंट में रख रही है, ना उसके बारे में कुछ विचार कर रही है। तो ब्रिटेन सरकार का मानना ये है कि वो अभी कंटिन्यू करेगा जो आर्म सेल वो इसराइल को कर रहा है, क्योंकि उसका जो पार्टनर अमेरिका है वो भी इसराइल को आर्म सेल कर रहा है। तो ब्रिटेन का मानना ये है, जब तक उसके पड़ोसी और उसके जो बहुत करीबी देश हैं वो जब तक इसराइल को आर्म सेल करेंगे, तो ब्रिटेन भी आर्म सेल इसराइल को करेगा। ब्रिटेन का एक शहर है बर्मिंघम, वहाँ पर से एक ऑल फीमेल ग्रुप चैरिटी वॉलंटियर, इन्होंने एक जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन्होंने गाजा की महिलाओं को भेजा है, और ताकि गाजा की महिलाओं को उनकी जो डिग्निटी है वो डिग्निटी मिल सके। ये जो सैनिटरी प्रोडक्ट भेजा गया है, इसमें महिलाओं के लिए जो सैनिटरी पैड होता है या फिर उनके लिए परफ्यूम, शैम्पू, साबुन, ये सब चीज़ें भेजी गई है। और इसको भेजने के लिए 8 मेंबर वॉलंटियर पहुंचे थे कुछ दिन पहले गाजा में। उन्होंने ये पूरे सप्लाईज़ को अपने हाथों से उन्होंने पैक किया और ट्रक में भरा इन्होंने, और उस हर एक पैकेट में उन्होंने एक संदेश भी लिखा था गाजा की महिलाओं के लिए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम सब आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबके ऊपर जो समस्या है लड़ाई की वो ख़त्म हो।
तो लगभग 3000 पैकेट इन्होंने तैयार कर दिए थे और अभी ये रफ़ा बॉर्डर के रास्ते से इनको गाज़ा के अंदर भेज दिया गया है। कुछ ही दिनों में ये गाज़ा की महिलाओं को ये पैकेट प्राप्त हो जाएंगे। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अब्दुल्लाहियान ये सीरिया की कैपिटल दमिश्क पहुंच चुके और वहां पर इन्होंने सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के साथ बातचीत करनी है। अभी लगभग एक हफ्ते पहले इसराइल ने सीरिया के कैपिटल दमिश्क में जो ईरान की कौंसलेट है उसके ऊपर हमला किया था, जिसमें 12 लोग मारे गए थे। उसमें से 7 IRGC के कमांडर थे, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर। इसके 7 लोग थे, जिसमें से एक ब्रिगेडियर जनरल रैंक का भी एक अफसर था, शहीदी उसका नाम था, वो भी मारा गया था। वो एक बहुत बड़ा हमला हुआ था इसराइल की तरफ से ईरान कौंसलेट में, और उसके बाद ईरान ने कह दिया था कि हम इसका रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आज के दिन जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे सीरिया में, तो वो सीरिया के राष्ट्रपति के साथ जब बात करेंगे तो इस बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्लानिंग करनी है इसराइल के ऊपर अटैक करने की। और उन्होंने नए कौंसुलेट का उन्होंने वहाँ पर शिलान्यास भी करना है।